फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बीएनएस की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पूरे ही डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल और उसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शंस के, उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप सेक्शन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो सारी डेफिनेशन को कवर करने के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चैप्टर 1 के अंदर देखिए प्रिलिमिनरी सेक्शन दिया गया, सेक्शन 1, उसको समझ लेते हैं। सेक्शन 1 जो बताता है टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। तो इस एक्ट का टाइटल क्या रहेगा और ये कब से लागू होगा। देखिए इसका टाइटल जो रहेगा, इसका टाइटल रहेगा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। इसका नाम क्या रहेगा, BNS। और इसने किसको रिप्लेस किया, इंडियन पीनल कोड को। कमेंसमेंट ये कब से लागू होगा, इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो तब से लागू होगा जब से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इसमें लेके आएगी, मतलब जब भी जिस भी डेट को वो नोटिफाई करेगी और उसमें डेट मेंशन रहेगी। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। जैसे हर एक स्कूल का सेशन होता है, उसमें भी रहता है ना कि भाई किस डेट से स्कूल स्टार्ट होगा और वो कब तक चलेगा। तो वैसे ही हर एक कानून के लिए भी ऐसे ही सरकार डेट तय करती है। अब देखिए इसमें ये जान लेते हैं कि इसकी लाइबिलिटी जो है, अगर कोई ऑफेंस इंडिया के अंदर होता है तो वो उसकी लाइबिलिटी विद इन इंडिया कैसे रहती है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अगर देखिए पनिशमेंट जो कोई भी अगर आप एक्ट करेंगे तो उसकी जो पनिशमेंट है इस संहिता के अंदर ही उस सारे एक्ट्स की जो कि इन BNS के अंदर बताए गए हैं, वो एक्ट हो या फिर ओमिशन हो आपकी, वो सबकी सब चीज़ें ही वो विद इन इंडिया ही ट्राई की जाएंगी, अगर वो आपने वो इंडिया के अंदर ही कमिट किया है। तो इसलिए वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सिटीज़न हो इंडिया का या फिर वो फॉरेनर हो या विदेशी हो, अगर उसने ऑफेंस इंडिया के अंदर किया है तो वो इंडिया में ही पनिशमेंट हो मिलेगी उसको। और ये जो है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। इसका जो सिंपल मीनिंग है, इफ़ यू कमिट अ क्राइम इनसाइड इंडिया यू विल बी पनिश्ड बाय दिस लॉ। अगर आप इंडिया के अंदर ये क्राइम करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी यहीं पे मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फॉरेनर विदेशी आके दिल्ली में चोरी कर लेता है तो BNS के अंदर ही उसको चोरी की सज़ा मिलेगी। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं इंडिया का नहीं हूँ इसलिए मेरे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसे ही आप भी जो है बाकी देश के अंदर कोई जाके एक्ट ऑफेंस करेंगे तो वहाँ की जो जो पीनल कोड्स होंगे उसके तहत आपको सज़ा मिलेगी। ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, अब ऑफेंस जो है अगर आप देश से बाहर करते हैं तब भी वो कौन से केसेस में आपको सज़ा मिलेगी इंडियन BNS के तहत। तो ये सेक्शन 1 क्लोज 4 बताता है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अगर देखिए किसी पर्सन को जो कि वो लाइबल है और वो इंडिया में ही उसके ऊपर ये मुकदमा चल सकता है, और भले ही चाहे उसने वो ऑफेंस बाहर किया है देश के, लेकिन अगर उसको किस तरीके से माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि जैसे वो ऑफेंस उसने इंडिया के अंदर ही किया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बाहर देश में बैठे बैठे ही कुछ लोग मास्टरमाइंड काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इंडिया के लिए षड्यंत्र रहते हैं। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, पर्सन इज़ लाइबल बाय इंडियन लॉ। ठीक है, वो इंडियन लॉ जो कि BNS के तहत वो रहेगा, या फिर और भी जो स्पेशल एक्ट होंगे तो वो चलो वो उसकी बात वहाँ पर है। प्लेस क्या, आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर आप कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि ये क्राइम आपने इंडिया के अंदर ही बैठे बैठे किया है, उसको ऐसा माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंडियन सोल्जर विदेश में कोई क्राइम करता है जिसके लिए उसे इंडिया में ट्राई किया जा सकता है, तो माना जाएगा कि उसने वो क्राइम इंडिया में ही किया है। बिल्कुल सिंपल भाषा में एग्जाम्पल है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सेक्शन 1 क्लोज 5 है, जो बताता है एक्सटेंशन टू स्पेसिफिक केसेस। अब ये कुछ और केसेस में कौन कौन से वो अलग केसेस हैं जिन पर ये, और मतलब ये कुछ और केसेस हैं जिन पर ये लागू होता है BNS। तो एनी सिटीजन, उसके देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। देखिए कोई भी जो सिटीजन है इंडिया का, वो कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो इंडिया में या बाहर हो। ठीक है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। कोई पर्सन कहाँ पे, शिप के अंदर या फिर जो प्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं उसके अंदर, अगर वो ये जो शिप और एयरक्राफ्ट है वो कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया के अंदर है। अब ये जो एयरप्लेन है और जो शिप है ये कहीं पे भी हो सकती है, अमेरिका में भी खड़ी हो सकती है। तो इसको भी, ये इन पे भी लागू होता है, अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस होगा तो वो भी इंडिया में ही ट्राई किया जाएगा। एनी पर्सन टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब मान लीजिए अब विदेश में बैठ के आप जो है ऑनलाइन फ्रॉड भी कर रहे हैं तो वो भी माना जाएगा कि आपने वो इंडिया में ही किया है।
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक इंडियन सिटीजन युगांडा में मर्डर करता है, वो इंडिया वापस अपन आने पर बीएनएस के अंडर पनिश होगा। देखिए मर्डर उसने वहाँ किया है, लेकिन मर्डर का केस यहाँ पे भी चलेगा, उसको यहाँ पे भी वो क्राइम ही है। एग्जाम्पल देखिए दूसरा, कंप्यूटर के एक हैकर रशिया में बैठकर इंडियन बैंक के सर्वर हैक करता है, उसे उस पर भी बीएनएस लगेगा। तो ये नहीं कह सकते कि वो रशिया में उसने ऑफेंस किया कमिट करके, लेकिन उसने टारगेट क्या किया है, वो किया है इंडियन कंप्यूटर को। अब देखिए सेविंग क्लोज रहते हैं हर एक के अंदर, जो कि स्पेशल एक्ट के लिए रहता है। तो ये कहता है नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। देखिए जितनी भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, अगर देखिए बीएनएस अगर इसके लिए स्पेशल लॉ है, अगर जो जो स्पेशल लॉ बने हुए हैं पनिशमेंट करने के लिए, तो उसमें बीएनएस की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बताता है। जैसे कि जो है मिलिट्री के लिए जो मिलिट्री के लॉज होते हैं, एनडीपीएस एक्ट का आपको पता होगा कि वो कितना सीरियस रहता है। उसके अंदर आपको पता है बेल मिलना ही बिल्कुल नियरली इम्पॉसिबल रहता है। पॉक्सो एक्ट है, तो इनके क्या है अपने प्रोसीजर हैं, स्पेशल प्रोसीजर हैं। ये जो है इनके अपने ये एक्ट है, इनके जो क्राइम है वो सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो वहाँ पे वही एक्ट लगेंगे, स्पेशल लॉ लगेंगे। सिंपल मीनिंग है इसकी, दिस इज़ ए जनरल लॉ इफ़ देर इज़ ए स्पेशल लॉ फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट स्पेशल लॉ स्टे वैलिड। क्योंकि जो है देखिए आईपीसी जो था और आज के टाइम पे बीएनएस, ये क्या थे, जनरल लॉ थे। इसके अंदर कोई स्पेशल मतलब कोई चीज़ नहीं बताई गई थी। जैसे एनडीपीएस है, उसमें ड्रग्स के केसेस हैं, तो वो स्पेशल चीज़ है। पॉक्सो क्या है, बच्चों के रेप का केस है, तो वो स्पेशल एक्ट है। मिलिट्री क्या है, वो मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसी मॉरल ट्रैफिकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्पेशल एक्ट हैं। आगे चलते हैं इसमें सेक्शन 2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आप वेट भी कर रहे होंगे। देखिए इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो सारी डेफिनेशंस को हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे और सारे सबके एग्जांपल्स भी समझेंगे। देखिए सेक्शन 2(1) के अंदर एक्ट को बताया गया है। एक्ट क्या करता है, एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। देखिए आपका एक एक्ट, एक बार आपका कोई चीज़ किया हुआ, या फिर आपने किसी ऑफेंस को करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करी हो, वो भी एक सीरीज ऑफ एक्ट माना जाएगा, उसको भी एक ही एक्ट माना जाएगा। ठीक है, कैन बी वन सिंगल एक्शन, आप एक बार में भी कर सकते हैं वो ऑफेंस, और आप चाहें तो धीरे धीरे करके भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसको माना एक ही जाता है। आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा। राजू ने रवि रवि को एक थप्पड़ मारा, तो वो तो एक देखिए सिंगल एक्ट हो गया, लेकिन राजू ने रवि को रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया, जिससे वो मर मर गया। तो ये क्या हुआ, सीरीज ऑफ एक्ट हुआ, लेकिन इसको क्या माना जाएगा, एक्ट ऑफ किलिंग माना जाएगा, और इसको वन एक्ट ही माना जाएगा। इसको अलग अलग चीज़ें नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका एक बार का जहर देना अलग था, वो सारा एक ही बार का उसका मर्डर का ही प्लान था। ठीक है, अब एनिमल के बारे में बताया गया है। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रीचर्स अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। देखिए इंसान के अलावा जितने भी क्रीचर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, एनिमल हैं। तो वो क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स में देखिए मस्ट बी ए लिविंग क्रीचर्स, मतलब जिंदा वो वैसा होना चाहिए जिसमें जान होती है। मस्ट नॉट बी ए ह्यूमन, और वो इंसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रीचर्स होना चाहिए लेकिन इंसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो एनिमल है। सिंपल मीनिंग है एवरी लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट ह्यूमन। ठीक है, इंसान के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सब की सब, कुत्ता बिल्ली हाथी सब के सब। अब देखिए चाइल्ड की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2(3) के अंदर। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जितने जो भी हैं 18 साल से नीचे के जो भी नौजवान रहेंगे, उनको सबको ही क्या कहेंगे, बच्चा ही बोला जाएगा। ही इज़ अ शी इज़ अ चाइल्ड। ह्यूमन बींग होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 17 साल 11 महीने का भी अगर कोई है तब भी उसको बच्चा ही माना जाएगा, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसे जे एक्ट कहते हैं उसके अंडर वो प्रोटेक्टेड रहेगा। आगे चलते हैं, ये बड़ा शेक हो रहा है। सेक्शन 2(4) देखिए बताता है काउंटरफीट करना, जाली जाली नोट्स, जैसे आपने देखा होगा ना, जाली नोट्स बताना। शाहिद कपूर की जो एक टीवी सीरीज आई थी कुछ फर्जी कुछ करके। डेफिनेशन है इसकी, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। तो ये काउंटरफीट जाली करना किसे बोल सकते हैं, अगर कोई इंसान एक चीज़ की कॉपी करना चाह रहा है, ठीक है, और इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और वो उसकी उसकी मन में क्या इच्छा है कि वो इस तरह का ऐसी चीज़ क्रिएट करे जिससे कि वो डिसेप्शन कर सके, धोखा दे सके, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। और उसको पता है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे वो, उसको नॉलेज में है कि वो डिसेप्शन ही होगा, वो धोखा ही देगा। तो इसके अंदर देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉजिंग रिजेंबलेंस मतलब आप कॉपी कर रहे हैं, इंटेंशन टू डिसीव आपका धोखा देने का इरादा है, और आपको वो नॉलेज है कि आप उस जो भी आप एक्ट करेंगे उससे वो धोखा ही होगा।
देखिए राजू ने घर पर प्रिंटर से 500 का नकली नोट छापा ताकि वो दुकान वाले को बेवकूफ़ बना सके। ये काउंटर फीटिंग है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, काउंटर फीटिंग कर रहा है, तो वो भी एक जुर्म है। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल हूबहू ही चीज़ बना दें। अगर जैसे कि हम 500 का नोट है, 500 के नोट को अगर हम, कभी कभी देखा होगा गांधी जी की पिक्चर्स थोड़ी सी इधर उधर होती है, जो 500 लिखा होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, नंबरिंग इधर उधर थोड़ी सी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तभी काउंटर फीट कहेंगे। काउंटर फीट का मतलब होता है कि हूबहू बनाना या उसकी कोशिश करना। एक्सप्लेनेशन टू कहती है, if a person causes a resemblance that might deceive, it is presumed they intended to deceive until they prove otherwise। अगर किसी ने ऐसा कुछ जाली बनाने की कोशिश करी है जिससे कि वो किसी को धोखा देना चाह रहा था, तो ये माना जाएगा। हम बस बेसिकली हम इसको प्रिज्यूम करके चलेंगे कि उसकी इंटेंशन थी किसी को धोखा देने की, अगर उसने ऐसा कुछ क्रिएट किया है तो। अगर अगर वो उसका उल्टा अगर साबित कर सके, अगर वो कहे कि भाई मैंने ये जो चीज़ बनाई है वो किसी और पर्पज़ के लिए है, तो वो अगर वो प्रूव कर देगा तब तो ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर राजू ने नकली नोट बनाया पर गांधी जी की फ़ोटो थोड़ी टेढ़ी है, तो ये पहली एक्सप्लेनेशन है कि भाई थोड़ी सी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, तो ये फिर भी क्या हुआ, ये फिर भी असली जैसा दिखता है और धोखे से धोखा दे सकता है, तो वो काउंटरफीट ही माना जाएगा। उसको ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो, ये तो हूबहू है भी नहीं, ऐसा डिफेंस नहीं ले सकता। देखिए कोर्ट किसे कहेंगे, कोर्ट मीन्स अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली। वो इंसान जो कि लॉ ने उसको एम्पावर किया है जुडिशियल डिसीजंस देने के लिए, और वो सिंगल भी हो सकता है, बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे जुडिशरी मतलब लॉ ने पावर दी है। देखिए जज साहब जो है जब उस चेयर पे बैठते हैं तो वो अपने आप में क्या है, कोर्ट होते हैं, लेकिन जब वो घर पे हैं तब वो कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसे पावर किसने दी है, लॉ ने पावर दी है। देखिए इसमें एग्जांपल है, जब जब जज साहब कोर्ट रूम में बैठकर फैसला सुनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कोर्ट का फैसला था, पर अगर वो अपने घर पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, वो कोर्ट नहीं है। उस टाइम पे जज साहब ही कोर्ट हैं, लेकिन वो कोर्ट में कोर्ट है, ठीक है ना, बाहर नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 6 जो है वो बताता है डेथ के बारे में। डेथ का मतलब है, मीन्स दैट द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। देखिए डेथ का मतलब सिर्फ एक ही है इस एक्ट के अंदर, अगर वो इंसान की डेथ है, जानवर की डेथ या मच्छर को मारना ये जो है उसमें डेथ नहीं कहेंगे। रेफर्स स्पेसिफिकली टू ह्यूमन बीइंग ओनली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। एग्जाम्पल, इफ़ लॉ सेज डेथ ऑफ एन एनिमल देन इट मीन्स एनिमल। अगर लॉ कहता है कि डेथ जो है वो एनिमल की, तो एनिमल की ही रहेगी। तो इसमें जो, लेकिन इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो सज़ा किस चीज़, मतलब ऑफेंस क्या है, ये ह्यूमन वाला है। सिंपल मीनिंग इन बीएनएस, डेथ यूजुअली इम्प्लाइज अ पर्सनस डाइंग। वो सिर्फ किसके लिए, इंसान के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेक्शन कहता है कॉजिंग डेथ इज़ पनिशेबल, इसका मतलब है इंसान की मौत है, मच्छर मारना नहीं है, ठीक है ना। अगर उसमें लिखा है कॉजिंग डेथ इज़ पनिशेबल, या कहीं से भी कॉजिंग डेथ का मतलब आ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की डेथ की बात हो रही है।